अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम लोग गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बहुत गौर से समझिएगा इसको, और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लाजमी उनको देख लें ताकि पेपर्स की आपकी तैयारी हो जाए। वो कंसाइज लेक्चर हैं, उससे आराम से कम टाइम में आपकी तैयारी हो सकती है। अच्छा, गारमेंट के बारे में समझने के लिए हमने इसकी डेफिनेशन पढ़नी होगी। बेसिकली गारमेंट क्या होता है, आसान अल्फाज में समझाया जाए तो गारमेंट एक तरह का 3D वेरिएबल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, हमारे पास यार्न 1 डायमेंशनल होता है, फैब्रिक 2 डायमेंशनल होता है। लेकिन अगर हमने फैब्रिक को गारमेंट में कन्वर्ट करना है तो हमने फैब्रिक पीसेस को ज्वाइन करना होगा, और उसे ज्वाइन करने के लिए हम लोग स्टिचिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम स्टिचिंग करते हैं तो फैब्रिक के ऊपर इस तरह से एक लाइन अपेयर हो जाती है जिसको हम स्टिच लाइन कह रहे होते हैं। आपने अक्सर ये टर्म सुनी होंगी, स्टिच लाइन, हेम और सीम। इनके दरमियान डिफरेंसेस क्या होते हैं ये भी समझेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले स्टिच लाइन को समझते हैं। स्टिच लाइन बेसिकली ऊपर से तो इस तरह से नज़र आती है, लेकिन फैब्रिक के क्रॉस सेक्शन में अगर हम आइडेंटिफाई करें तो स्टिच बेसिकली इस तरह से चल रहा होता है। तो ये हमारे पास स्टिच लाइन का एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है। इसको प्रॉपर तरीके से समझिएगा। यहाँ से यहाँ तक एक स्टिच है, इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे स्टिचेस से मिलके एक स्टिच लाइन बन रही होती है। और इसको मेजर करने का हमारे पास जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, हमारे पास SPI, स्टिचेस पर इंच। एक इंच में कितने नंबर ऑफ स्टिचेस आ रहे होते हैं वो स्टिचेस पर इंच होता है, और वही हमारे पास स्टिच लाइन की स्ट्रेंथ को डिफाइन कर रहा होता है। अच्छा, अब सीम क्या होती है इसको भी समझिए। जहाँ पर हम दो फैब्रिक पीसेस को ज्वाइन करके स्टिच करेंगे वो क्या कहलाएगी, सीम कहलाएगी। जहाँ पर हम एक ही फैब्रिक को साइड से थोड़ा टर्न करके स्टिच कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, हेम कहलाएगा। ठीक है, सिंगल फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिच करने को हम हेम कह रहे होते हैं, 2 फैब्रिक पीसेस को ज्वाइन करने को हम सीम कह रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ और टेक्निकल टर्म्स हैं, इसके बारे में भी समझिएगा। अक्सर गारमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है इन टर्म्स का। जब भी हमारे पास दो पैरेलल स्टिचेस चल रहे होंगे तो उनके दरमियान जो गैप होगा वो गैप क्या कहलाता है, गेज कहलाता है। और बिल्कुल इसी तरीके से कॉर्नर वाले स्टिच का फैब्रिक के एंड से जो डिस्टेंस होता है उसको हम लब कह रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक फैब्रिक पीस है, इसके अंदर हमने इस जगह पर स्टिच किया है, तो स्टिच से लेके एज तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, लब कहलाता है। अच्छा, आगे चलते हैं। बेसिकली और चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, SPI का मैंने आप लोगों को बता दिया है कि SPI स्टिचेस की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, स्टिचेस हमारे पास मेनली कितने टाइप्स के चल रहे होते हैं, मेनली हमारे पास दो ही टाइप के स्टिचेस होते हैं जिनको कंबाइन कर करके हमारे पास बहुत सारी स्टिच क्लासेस बन रही होती हैं। या तो हमारे पास लॉक स्टिच होगा या फिर चेन स्टिच होगा। लॉक स्टिच कैसा होता है, नॉन स्ट्रेचेबल होता है, और चेन स्टिच कैसा होता है, स्ट्रेचेबल। यूजुअली गारमेंट की वो जगहें जहाँ पर स्ट्रेच ज़रूरी है वहाँ पर हम लोग चेन स्टिच कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वेस्ट बैंड की बात करें तो वहाँ पर चेन स्टिच किया जाता है क्योंकि स्ट्रेचेबिलिटी गारमेंट में वहाँ पे ज़रूरी होती है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं गारमेंट के बारे में। अब देखें, गारमेंट हमारे पास दिखने में, ये एक एग्जांपल लिया मैंने शर्ट की। ठीक है, इसके मुख्तलिफ़ तरह के पार्ट्स हैं। चंद पार्ट्स के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये कॉलर कहलाता है, और ये जो अंदर वाला पार्ट है ये हमारे पास कॉलर बैंड कहलाता है। ये जिस पार्ट के ऊपर हम बटन लगा रहे होते हैं ये प्लेकेट कहलाता है। ये जो सामने नज़र आ रहे हैं, फ्रंट पैनल नज़र आ रहे हैं, और ये वाला जो पार्ट है ये योक कहलाता है। बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारे पास इस गारमेंट की स्लीव्स हैं और ये कफ्स हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें, इसे याद रखिएगा। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, गारमेंट डिज़ाइन करते हैं। यूजुअली ये फैशन डिज़ाइनर्स का काम होता है कि किस तरह के फ़िट को या किस तरह के स्टाइल को वो डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। फिर उस डिज़ाइन के बाद क्या करते हैं, हम उसकी मेजरमेंट्स लेते हैं। ज़ाहिर है जिस बॉडी टाइप के लिहाज से हमने गारमेंट बनाना है उसकी डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट्स लेते हैं ताकि हमें बॉडी रेशोज़ पता चल जाए। उन रेशोज़ के लिहाज से फिर हम क्या करते हैं, गारमेंट बनाने के लिए हमें इसके अलग अलग पार्ट को ड्रॉ करना होगा। बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के अंदर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग ड्रॉ कर रहे होते हैं। हमारे पास ये गारमेंट्स के जितने भी पार्ट्स हैं वो इस तरीके से हमें नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, तो हम वो सारे पार्ट्स इन सॉफ्टवेयर के अंदर डिज़ाइन कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू दोज पर्टिकुलर मेजरमेंट्स। ठीक है, अब हमारे पास जब वो डिज़ाइन बन जाता है तो फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट साइजेस बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेडिंग। जैसे कि हमारे पास होता है मीडियम, इससे बड़ा कर देंगे लार्ज, इससे बड़ा कर देंगे एक्स्ट्रा लार्ज,
फिर डबल एक्सेल, फिर ट्रिपल एक्सेल, ठीक है। इससे छोटा करेंगे स्मॉल, इससे और छोटा करेंगे तो एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। वो बनाने के बाद उस पूरे पैटर्न बनाने के बाद ग्रेडिंग कर देते हैं ताकि हमें डिफरेंट डिफरेंट साइजेस मिल जाएं इसके, ठीक है। साइजेस बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको भी ज़रा गौर से समझिएगा। अब जो ग्रेडिंग करने के बाद हमने पैटर्न बना लिया था, उस पूरे पैटर्न को हम लोगों ने एक पेपर पे, बहुत बड़े साइज़ के पेपर पे प्रिंट करना होगा। वो पेपर पे प्रिंट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, मार्कर प्लॉटिंग कहलाता है। बेसिकली हम लोगों ने मार्कर प्लॉटिंग क्यों करी समझें। हमने बेसिकली इंडस्ट्री में एक गारमेंट नहीं बनाना होता है, बल्कि हमारे पास बहुत सारे गारमेंट्स का ऑर्डर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास तकरीबन भी 1 लाख पीसेस का अगर ऑर्डर आया है, तो हम एक एक करके गारमेंट्स नहीं काटेंगे, बल्कि हम बहुत सारे फैब्रिक पीसेस को एक साथ कट करेंगे। तो क्या करना होता है, हमें एक मार्कर चाहिए होता है, एक पेपर पे सारे के सारे डिज़ाइंस प्लॉट हुए हुए चाहिए होते हैं, ठीक है। तो वो जो डिज़ाइन हमने बनाया था ग्रेडिंग के बाद, हम एक बहुत बड़े से साइज़ के पेपर के ऊपर निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू फैब्रिक विड्थ। उसके साथ फिर हम क्या करेंगे, ये बात की बात है। फ़िलहाल हमने जो डिज़ाइनिंग करनी थी, ये यहाँ से यहाँ तक हो गई कंप्लीट, ठीक है। अब फैब्रिक जिसकी कटिंग से हमें पीसेस मिलेंगे, उसके साथ क्या हो रहा है इसको ज़रा समझते हैं, ठीक है। हमारे पास जो मैन्युफैक्चर हुआ हुआ फैब्रिक है, फिनिश फैब्रिक, उसकी हमने सबसे पहले कंडीशनिंग करनी है, क्योंकि रोल के अंदर कहीं फैब्रिक के ऊपर स्ट्रेच थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम हो सकता है, जिसकी वजह से उसकी श्रिंकेज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो सकती है और गारमेंट के स्पेक्स आउट हो सकते हैं, उसकी मेजरमेंट आउट हो सकती हैं। लिहाजा हम फैब्रिक को खोल के रिलैक्स करने के लिए छोड़ देते हैं। कम से कम भी 24 आवर्स तक हम उसे रिलैक्स करने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि फैब्रिक अपनी जगह पर आ जाए, थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए, ताकि उसके अंदर इस तरह की मेजरमेंट से रिलेटेड एरर्स ना आए, श्रिंकेज रिलेटेड एरर्स ना आए। फैब्रिक कंडीशनिंग के बाद हम क्या करते हैं, फैब्रिक की मल्टीपल लेयर्स बिछा रहे होते हैं हम एक टेबल के ऊपर, ठीक है, ताकि उनकी एक साथ कटिंग हो सके। मल्टीपल लेयर्स बिछाने के बाद हम सबसे ऊपर क्या करते हैं, वो मार्कर बिछा रहे होते हैं जो हमने यहाँ से प्लॉट किया था। क्योंकि उस मार्कर के ऊपर ये सारे के सारे फैब्रिक पार्ट्स ड्रॉ हुए हुए हैं, तो हम ये मार्कर सबसे ऊपर बिछाते हैं। इस तरह की स्प्रेडिंग करने के बाद इन सारे के सारे फैब्रिक पीसेस को हम एक साथ उस मार्कर के थ्रू कट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है किस शेप में कट करना है मार्कर को। ऊपर से वो हमें नज़र आ रहा होता है उसका पैटर्न, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली ब्लेड्स के थ्रू इसको कट कर लेते हैं, वर्टिकल ब्लेड्स के थ्रू। कटिंग के बाद हमें क्या मिल जाते हैं, बंडल्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर 10 फैब्रिक की रेंज बिछाई, मतलब 10 फैब्रिक्स की रेंजेस बिछा दी, तो हमें कटिंग करने के बाद ये वाले पार्ट भी कितने मिलेंगे, 10 मिलेंगे, क्योंकि 10 दफ़ा फैब्रिक को बिछाया हुआ था। इसी तरह से हर पार्ट कितने टाइम्स मिलेगा, 10 टाइम्स मिलेगा। अब इसको ज़रा समझते हैं। वो जो हमें पार्ट्स मिल गए, हम क्या करते हैं बेसिकली सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में लेयर्स बिछी हुई हैं उसी सीक्वेंस में उसकी नंबरिंग करेंगे और उसकी बंडलिंग करेंगे। नंबरिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैब्रिक के अंदर लेंथ वाइज शेड वेरिएशन आ रही होती है। अगर हम नंबरिंग नहीं करेंगे कौन सी लेयर में से कौन सा पार्ट उठाया है, और पार्ट्स अगर आगे पीछे होके स्टिच हो गए, तो उसमें शेड वेरिएशन आ सकती है। गारमेंट के अंदर एक पैनल किसी और कलर का और एक पैनल किसी और कलर का हो सकता है अगर वो पार्ट्स आगे पीछे हो गए। लिहाजा उन फैब्रिक के पीसेस की बंडलिंग करना और नंबरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर एक और चीज़ लिखी है, टेम्पलेट मेकिंग। टेम्पलेट मेकिंग क्या होती है, हमने फैब्रिक के इस तरह के पार्ट्स को भी अलग से बंडलिंग कर दी, उनकी नंबरिंग कर दी। अब जब मुझे इन पार्ट्स को स्टिच करके एक फैब्रिक बनाना है, तो मुझे तो नहीं पता ना कि ये जो पॉकेट है ये फैब्रिक के अंदर किस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टिच होगी। अपने रेफरेंस के लिए, ताकि मैं फैब्रिक के ऊपर मार्किंग कर सकूं, पॉकेट प्लेसमेंट या इस तरह के स्मॉल पार्ट्स की अटैचमेंट आउट ना हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली किसी कार्डबोर्ड के ऊपर एक स्टेंसिल लाइक पैटर्न बना लूंगा। वो स्टेंसिल क्या करेगा, मेरी मार्किंग में हेल्प करेगा। मार्किंग क्यों करनी ज़रूरी है फैब्रिक के ऊपर स्टिचिंग से पहले, ताकि किसी चीज़ की पोजीशन आउट ना हो जाए। स्टिचिंग वाले लोगों के लिए एक तरह से रेफरेंस पॉइंट हम क्रिएट कर रहे होते हैं, ताकि प्लेसमेंट आउट ना हो जाए किसी चीज़ की, ठीक है। स्मॉल पार्ट्स की मेनली, इसलिए हम टेम्पलेट्स बना रहे होते हैं। फिर हम आ जाते हैं मार्किंग की तरफ। ज़ाहिर है हमने टेम्पलेट्स बनाए थे, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद हम लोग स्टिचिंग करना शुरू कर देंगे इसकी, ठीक है। स्टिचिंग में क्या होगा, बेसिकली हमारे पास जो मार्कर के अंदर
इस तरह से ये प्लॉट हुआ हुआ नज़र आ रहा था आपको, ये नज़र आ रही होगी डॉटेड लाइन। बेसिकली ये डॉटेड लाइन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, ये जो कट करके निकला होता है, ये अलाउंस अलाउंस कहलाता है, ठीक है। स्टिचिंग इस डॉटेड लाइन के ऊपर होती है, बाकी पार्ट कहाँ जाता है, फैब्रिक का गारमेंट के अंदर की तरफ चला जाता है। बेसिकली ये एक्स्ट्रा पार्ट होना ज़रूरी है ताकि फैब्रिक को एक प्रॉपर रीइंफोर्समेंट मिल सके, ठीक है। तो इन सारे पार्ट्स को, इन सारे सीक्वेंसेस को फॉलो करने के बाद हमें एक प्रॉपर गारमेंट मिल जाता है रेडी फॉर्म में। अच्छा, अब साथ ही साथ एग्जाम्पल भी समझ लें। हमने जो बात की बेसिकली यहाँ पर दो फैब्रिक पीसेस ज्वाइन हो रहे हैं, तो इस पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, स्टिचिंग की बेसिस पे इसको सीम कह सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम इस पर्टिकुलर पार्ट को देखें तो यहाँ पर एक ही फैब्रिक है जिसको हमने फोल्ड करके स्टिच लगाया हुआ है, तो ये वाला पार्ट सीम नहीं कहलाएगा, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, हेम कहलाएगा, ठीक है। पर्टिकुलरली अगर मैं इन दो पैरेलल स्टिचेस के दरमियान के डिस्टेंस की बात करूं तो वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा, गेज कहलाएगा। और इस कॉर्नर से लेके एज तक का, इस स्टिच के कॉर्नर से लेके एज तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, लब कहलाएगा। तो वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी जो यहाँ पर हमने दोबारा से एक दफ़ा डिस्कस कर ली। अच्छा, इसी तरीके से हम SPI का कंपैरिजन भी कर लेते हैं। अगर हम इस वाले स्टिच लाइन के अंदर देखें तो यहाँ पर एक लिमिटेड लेंथ में ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टिचेस आ रहे हैं जो कि छोटे साइज़ के दिख रहे हैं आपको। जितने ज़्यादा स्टिचेस होंगे 1 इंच के अंदर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो ये जगह यहाँ से इतनी आसानी से नहीं खुल सकती। वहीं अगर मैं कंपैरिजन करूँ इस स्टिच लाइन की तो इसके अंदर स्टिच आपको बड़े साइज़ के नज़र आ रहे हैं, मतलब वो लूज़ स्टिचेस हैं। SPI इस जगह पे कम है जिसकी वजह से ये वाली पर्टिकुलर जगह वीक है, यहाँ पे स्टिचिंग वीक हुई हुई है जो कि आराम से ब्रेक हो सकते हैं और इस गारमेंट के अंदर ब्रेक भी हो रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब और आगे चलते हैं। बेसिकली गारमेंट एक दफ़ा मैन्युफैक्चर हो जाए उसके बाद भी हमारा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। बेसिकली कस्टमर तक हमने शिपमेंट पहुँचानी है, उससे पहले गारमेंट के ऊपर और भी काम होते हैं। आगे हमारे पास है गारमेंट फिनिशिंग का प्रोसेस। गारमेंट फिनिशिंग का प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम गारमेंट को फिनिशिंग टच दे रहे होते हैं और सेल करने के लिए इस काबिल बना रहे होते हैं। जो भी रिक्वायरमेंट है कस्टमर की वो सारी पूरी कर रहे होते हैं। अब सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या हो रही होती है, स्टिचिंग के फॉल्ट्स हम चेक कर रहे होते हैं। इन केस अगर हमारे पास गारमेंट में कोई स्टिचिंग फॉल्ट आ रहा होता है तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं और ऑल्ट्रेशन के लिए भेज देते हैं, इन केस अगर वो रिपेयर हो सकता है। अगर वो पास हो जाता है तो फिर हम आगे प्रोसीड कर देते हैं। आगे इसके ऊपर क्या लग रहे होते हैं, रिविट्स और बटन्स लग रहे होते हैं। इन केस अगर आप डेनम की बात करें तो डेनम के अंदर रिविट्स और बटन लग रहे होते हैं, वरना शर्ट्स के अंदर नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ बटन्स ही लग रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, आगे पैच लग रहा होता है, डिफरेंट लेदर पैच और लेबल्स लग रहे होते हैं, केयर लेबल्स। अब जाहिर है जो पीसेस रिजेक्ट हो गए उसके ऊपर ये मटेरियल लगा के हम उसकी कॉस्ट बढ़ाएंगे नहीं। बेसिकली वो मटेरियल भी वेस्ट हो जाएगा अगर हम रिजेक्टेड पीसेस के ऊपर लगा देते हैं, इसीलिए हमने पहले ही चेकिंग कर ली, ठीक है। आगे जब ये चीज़ लगा देंगे हम, इसके ऊपर लेदर पैचेस भी लगा देंगे, लेबल्स भी लगा देंगे, देन आगे जाता है क्रॉपिंग के प्रोसेस में। यहाँ पर वो फैब्रिक वाली क्रॉपिंग नहीं हो रही होती, यहाँ की क्रॉपिंग टोटली डिफरेंट है। आपने एक चीज़ नोट करी होगी, जब भी आप इंडस्ट्रियल विजिट करेंगे तो ये चीज़ नोट करेंगे, जब भी स्टिचिंग करी जा रही होती है और जहाँ पे स्टिचिंग एंड होती है तो वहाँ मशीन एक थोड़ा सा यार्न लेंथ ज़रूर छोड़ती है, थ्रेड लेंथ ज़रूर छोड़ती है, जो कि गारमेंट से बाहर निकली हुई बहुत अजीब सी लग रही होती है। तो यहाँ पर क्रॉपिंग के प्रोसेस में उन एक्स्ट्रा थ्रेड्स को कट किया जा रहा होता है ताकि उसका अपीयरेंस ख़राब ना हो जाए, ठीक है। तो उनको रिमूव किया जा रहा होता है, छोटे छोटे क्लिपर्स होते हैं उनके थ्रू रिमूव कर रहे होते हैं। आगे हम आ जाते हैं, उसके बाद हम प्रेसिंग का प्रोसेस करते हैं ताकि गारमेंट के अंदर इन केस कोई रिंकल्स वगैरह हैं तो वो रिमूव हो जाएं। उसके बाद हर एक गारमेंट की प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट चेक की जाती है कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के ख़िलाफ़ तो नहीं है, वो मेजरमेंट ओके है तो वो पास हो जाता है, फिर हम उसे आगे भेज देते हैं। याद रखिएगा, विदाउट प्रेसिंग हम लोग उसकी मेजरमेंट चेक नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर जो रिंकल्स होंगे उसकी वजह से उसकी मेजरमेंट करेक्ट नहीं आएगी, गारमेंट डिफॉर्म हो रहा होगा। इसीलिए हम लोग प्रेसिंग के बाद ही उसकी मेजरमेंट चेक कर रहे होते हैं, फिर हम फाइनल चेकिंग के ऊपर उसे भेज देते हैं। फाइनल चेकिंग के ऊपर ओवरऑल उसके अंदर A to Z हर तरह की प्रॉब्लम चेक की जाती है, किसी भी तरह का कोई मसला नहीं है। बेसिकली ये फाइनल ऑडिट हो रहा होता है गारमेंट का, जहाँ से अगर पास हो जाएगा तो फिर हम इसे आगे भेजेंगे ताकि उसके ऊपर ब्रांड के टैग्स लग सकें। जितने भी हमारे पास ब्रांड टैग हैं हर तरह के वो ब्रांड टैग्स लगा के जिसकी भी कस्टमर ने फरमाइश की है उसके बाद हम आगे भेज देते हैं ताकि उस गारमेंट को एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट फ़ोल्ड किया जाए। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ फ़ोल्ड्स
करने का हमें फ़ायदा तो है। हम एक लंबे से गारमेंट को अगर हम ज़्यादा फोल्ड्स लगाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास गारमेंट की लेंथ ये है, हमने उसको अगर सिर्फ 2 फोल्ड लगाए तो वो ज़्यादा जगह घेरेगा, अगर हमने उसको 4 फोल्ड लगा दिए तो वो कम जगह घेरेगा। तो ये हमारा इस छोटे साइज़ को एक तरह से एक्सपोर्ट करना आसान होगा, और इस बड़े साइज़ को एक्सपोर्ट करना मुश्किल होगा क्योंकि ये ज़्यादा जगह घेर रहा है। इसकी वजह से याद रखिएगा, कस्टमर की हमेशा रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है। हम अपनी फ़ायदे के लिए इस तरह की फोल्डिंग नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा फोल्ड्स पर भी एक तरह का नुकसान है। जो हमने उसके ऊपर प्रेसिंग की थी, जितने फोल्ड्स लगाएंगे वो प्रेस एक तरह से ख़राब हो रही होगी, और बहुत कम फोल्ड्स लगाने पे हमारा नुकसान हो रहा होगा कंपनी का। ज़्यादा बॉक्सेस रिक्वायर्ड होंगे उसको एक तरीके से उसमें स्टोर करके भेजने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, वो एज़ पर रिक्वायरमेंट, नॉर्मली हम इंडस्ट्री में 3 फोल्ड्स लगा रहे होते हैं गारमेंट्स को, और इस तरीके से हम लोग उसे पैक करने के बाद आगे शिपमेंट में भेज देते हैं। ये हमारे पास ओवरऑल गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो गई। इसके बाद चंद और डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि हम लोग आगे कोर्सेज़ में भी डिस्कस करेंगे, कुछ यहाँ पर भी देख लेते हैं। उन टर्मिनोलॉजी से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स बता दूं। मैंने आप लोगों को रिवेट्स और बटन्स का कहा था। ये जो डेनिम में इस साइज़ की चीज़ें लग रही होती हैं, छोटे साइज़ के एक बटन की तरह की चीज़ है, इसको हम रिवेट कह रहे होते हैं, और ये जो चीज़ होती है इसको हम बटन कह रहे होते हैं। इसके अंदर डिफरेंट तरह के केयर लेबल्स वगैरह भी लग रहे होते हैं। ये हमारे पास केयर लेबल्स हैं और मैन्युफैक्चरर लेबल्स हैं कि कौन सी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर हुआ है। डिफरेंट लेबल्स डिफरेंट डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि उस प्रोडक्ट की हैंडलिंग किस तरीके से करनी है, और ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है, ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट है यानी, जिसकी बेसिस पे हमारी मार्केट में ट्रेंड भी एक तरह से अच्छा सेट हो सकता है। मार्कर प्लॉटिंग से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आप लोगों ने याद रखनी है, वो होती है ग्रेन लाइन। बेसिकली अगर हम किसी भी गारमेंट के लिए फैब्रिक के ऊपर मार्कर प्लॉट करके उस पीस को कट करना चाह रहे हैं, तो याद रखिएगा, जो उस पीस के ऊपर हम एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, वो वर्टिकल लाइन जो होती है क्या कहलाती है, ग्रेन लाइन। ये हमेशा फैब्रिक के वार्प के अलॉन्ग होनी चाहिए। अगर हमने उस ग्रेन लाइन को टेढ़ा कर दिया, वार्प के अलॉन्ग नहीं किया और पीस कट कर दिया, तो उसकी बेसिस पे हमारे पास बहुत सारे श्रिंकेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि फैब्रिक हमेशा वार्प और वेफ्ट के अलॉन्ग श्रिंक हो रहा होता है। तो यहाँ पर इस फैब्रिक पीस की वॉश होने के बाद डायमेंशंस बहुत ज़्यादा आउट नहीं हो रही होंगी। लेकिन अगर हम इस पीस को कट करेंगे, जो कि ग्रेन लाइन बेसिकली वार्प से डेविएट कर रही है, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह की श्रिंकेजेस होंगी, क्योंकि हमारे पास ये जो फैब्रिक पीस कट हुआ उसके अंदर वेफ्ट की डायरेक्शन और वार्प की डायरेक्शन ग्रेन लाइन के साथ अलाइन नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जब ये श्रिंक होगा तो हमारे पास ये एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में नहीं रहेगा, बल्कि एक तरह से इस तरह की शेप में आ जाएगा, डिफॉर्म्ड शेप में आ जाएगा, इर्रेगुलर श्रिंकेजेस की वजह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। इसकी वजह से इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे होते हैं। लेग ट्विस्टिंग रिलेटेड इश्यूज भी बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। गारमेंट वॉश करने के बाद गारमेंट की डायमेंशंस आउट हो जाती हैं उन ट्विस्टिंग की वजह से, या तो उसकी स्लीव्स ट्विस्ट हो जाती हैं गारमेंट की, या फिर उसकी लेग ट्विस्ट हो जाती है। तो इस तरह के इश्यूज डिफॉर्मेशन के कॉज कर सकती है ग्रेन लाइन का इशू।